बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, विकसित बजट पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी दे रहा हूं, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है। अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, कल पेश किया जाने वाली बजट उस पर केंद्रित है। वित्त मंत्री करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण पेश। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में यानी लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी माह में संसद के बजट सत्र में कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया था, क्योंकि वे अंतरिम बजट था। हालांकि मोदी 3 सरकार में पहले पूर्ण बजट से पहले इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा बजट से पहले पेश किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और वित्तीय वर्ष के विभिन्न आर्थिक संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। से एक युवा नहीं है जॉब के योग्य। आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 65% 35 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन उसमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25% युवा रोजगार के योग्य माने जाते हैं। हालांकि यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पिछले दशक में स्किल्ड युवाओं का प्रतिशत लगभग 34% से बढ़कर 51.3% हो गया है। संजय राउत का योगी सरकार पर हमला। संजय राउत ने कहा ये लोग देश का फिर से विभाजन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर ढाबों पर मुसलमानों के नाम चाहिए तो जिन मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान दिया उनके नाम लगाइए। राजभर ने कहा हम साथ नहीं, घट गई सीटें। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 2027 वाले दावे का समर्थन किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओपी राजभर बोले 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष थे। तब एनडीए ने 325 सीटें जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम साथ में नहीं थे तो 75 सीटें कम हो गई। एक बार फिर से हम एनडीए के साथ है, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर यूपी सरकार के आदेश को लेकर उठ रहे सवालों पर राजभर ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहा है। जो बाइडेन की हो रही खूब प्रशंसा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को प्रेसिडेंट इलेक्शन से खुद को अलग कर दिया। उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार की दावेदारी छोड़ते हुए अपनी जगह कमला हैरिस का समर्थन कर दिया है। वहीं उनके इस फैसले पर डेमोक्रेट नेताओं के अलावा यूक्रेन और कनाडा से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के उनके कठिन लेकिन मजबूत निर्णय की प्रशंसा की। देश की पार्टी ने भाजपा सरकार का किया करारा विरोध। सत्तारूढ़ जेडीयू ने इसे विभाजनकारी और असंवैधानिक करार दिया है और जल्द से जल्द इस आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तर्क दिया कि बिहार और झारखंड हर साल श्रावण और आश्विन में सुल्तानगंज से देवघर तक बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा लेकिन बिहार सरकार ने कभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। ये आदेश एनडीए सरकार का सबके साथ सबका विकास सबके साथ के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है। के लुभावने वादे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर भी अब राजनीतिक मोड में, राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में, हाँ हम उन्हीं सियासी गलियारों की बात कर रहे हैं
जहां राजनेताओं पर लुभावने वादे करने के आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष का करारा हमला होता है। अब प्रशांत किशोर ने भी उन्हीं लुभावने वायदों का हाथ पकड़ा है। उन्होंने रोजगार, पेंशन की बातों की चर्चा की है और चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि बिहार के लोगों को राज्य में ही 10 से 12 हजार का रोजगार मिलेगा और पेंशन के लिए 2,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव को लेकर यह दावा कर रहे थे कि जब जनसुराज की पार्टी बनेगी तो बाकी तमाम पार्टियों का सफाया हो जाएगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने के पहले जनता से वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने उठाया देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ओवैसी ने कहा कि बैठक में मैंने कहा कि अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, उस पर बहस हो, डिफेंस की मिनिस्ट्री पर बहस हो, क्योंकि चीन के साथ बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स था और चौथी बात हमने ये कही कि यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानों को लेकर जो नियम निकाला गया है वह संविधान के खिलाफ। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, पहले राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरतें थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति शामिल है। दरअसल जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कोई योजना है। इसी पर ये जवाब आया है। भारत से पाकिस्तान को मदद की आस। लगभग 1.5 साल पहले 16 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में अल अरबिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बात की थी। तब शरीफ ने कहा था कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या एक दूसरे से लड़ाई करें और समय व संसाधन बर्बाद। महाराष्ट्र सरकार अकेले लड़ेगी चुनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक चौंकाने वाला घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र में स्थानीय और नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री ने पिपरी चिचवाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में कहा कि एनसीपी ने लोकसभा चुनाव महायुति सहयोगी के साथ मिलकर लड़ा था। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भी सहयोगियों के साथ लड़ेंगी। हालांकि हम नगर निकाय और नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एनसीपी की जीत के लिए न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि स्थानीय और नगर निकाय चुनाव के लिए भी कमर कसने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक, नहीं किया जा सकता है मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट्स की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश के बीच क्यों हो रही प्रियंका की चर्चा। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते हफ्ते अपने आवास पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के बीच बैठक कराई। हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राहुल और अखिलेश के बीच करीबी संबंध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि दोनों के बीच करीबी रिश्ते न होने का फायदा उठाने की कोशिशें हो रही है।
सूत्रों ने यूपी में गठबंधन के शानदार प्रदर्शन का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और सपा के बीच छिर-फोड़ की ओर इशारा किया। दोनों दलों ने आगामी विधानसभा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ने और वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन करेगा भारत कंट्रीब्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे ओजेले भी उपस्थित हुई। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र में पीएम मोदी ने कहा, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, धरोहर क्षेत्र में अनुसंधान और पर्यटन की गुंजाइश बढ़ रही है। उन्होंने कहा, भारत में विश्व धरोहर समिति की बैठक सफलता की नई कहानियां लिखेगी। बता दें, भारत पहली बार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक यूनेस्को के इस प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी को देखा, जिसमें देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां देश में वापस लाई जा चुकी है। प्रदर्शनी के दौरान साड़ी पहने यूनेस्को की महानिदेशक भी मोदी के साथ मौजूद रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन भी करेगा।